नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डॉक्टर अमित IAS एकेडमी प्लेटफॉर्म पे। आज हम हमारा फुल आर्ट टेस्ट का 5 नंबर जो है उसका सॉल्यूशन देखेंगे और आई होप आपने टेस्ट अटेम्प्ट कर लिया होगा। तो समय काफ़ी कम रह गया प्रीलिम्स में, तो हम काफ़ी क्रिस्प रखेंगे डिस्कशन को और जो मेन मेन पॉइंट है आपको जहाँ गलती होती है वो एक्स्ट्रा हम फोकस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। तो स्टार्ट करने से पहले बता दूं ये एकेडमी का रिसेंट का रिजल्ट है। TOATO में एकेडमी की तरफ से 31 आउट ऑफ 56 ऑफिसर्स का सिलेक्शन रहा है। आप इसको पॉज करके आराम से देख सकते हैं ये स्टूडेंट किस किस बैच का हिस्सा थे, आप वो भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर HCS की बात करते हैं हम सिविल सर्विसेज की, तो लास्ट ईयर 113 में से 51 सिलेक्शंस रहे हैं, आप इसको भी पॉज करके देख सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन था डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस के बारे में। तो मैक्सिमम देखो दो तीन चीज आपको पहले बता देता हूं। एक तो करेक्ट इनकरेक्ट जो स्टेटमेंट होती है वहां पे बच्चे फॉल करते हैं कि बहुत जल्दी में हम ये नहीं पढ़ते कि करेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट पूछा है। तो सबसे पहला काम तो आपको यही करना है, क्वेश्चन पढ़ते ही आप उस करेक्ट इनकरेक्ट को सर्कल कर लें। जैसे मान लो ये है नॉट करेक्ट, यहां पूछा हुआ है, यहां पूछा हुआ है करेक्ट, तो सबसे पहला काम तो ये करो, इसको सर्कल कर लो ताकि एक भी सिली मिस्टेक ना हो। दूसरा, अंडरलाइन कर करके पढ़ें चीजों को। और जैसे मान लो अगर क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, तो वहां एलिमिनेशन से जा सकते हैं। अगर क्वेश्चन आता है हाउ मेनी आर करेक्ट, तो उसमें फिर आपको सारे स्टेटमेंट ट्रू एंड फॉल्स के रूप में पता ही होना चाहिए। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन गलत ना करें जो मतलब आपको आता हो बट जल्दी में आपने उसको पढ़ा नहीं, वो आपको सबसे ज्यादा नुकसान करता है। पहला क्वेश्चन है डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस। तो इसका मतलब क्या होता है, जब ओवरलैपिंग होता है ज्यूरिसडिक्शन का, तब ये काम में आता है। तो इसने पूछा है कि इसके बारे में 3 स्टेटमेंट है। तो पहला कह रहा है कि ये इसका प्राइमरली जो यूज करते हैं कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए करते हैं, जब यूनियन स्टेट जो लिस्ट है उसमें हमारे ओवरलैपिंग होती है। बिल्कुल सही बात है। तीसरा कह रहा है कि ये जो डॉक्ट्रिन है ये फोकस करती है ऑब्जेक्ट एंड पर्पस पे। जैसे नाम ही पिथ एंड सब्सटेंस है, तो मतलब ये उसके ट्रूथ, उसका रियल पर्पस ढूंढते। बिल्कुल सही बात है। सेकंड कह रहा है कि इट अलाउज ए लॉ टू बी डिक्लेयर्ड अल्ट्रा वायर्स इवन इफ इंसिडेंटली एनक्रोचेज अपॉन ए मैटर साइन टू अनदर लेजिस्लेशन। ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, बिकॉज इसका इंटेंट ही ये होता है कि जब ओवरलैपिंग हो तो वो उसमें उस कंफ्यूजन को दूर कर पाए। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, उसको हम फर्स्ट और थर्ड को सही ले लेंगे। इनका जो सॉल्यूशन आप आराम से पढ़ सकते हो। ये ओवरलैपिंग का तो जो मेन पर्पज है वो उसको लोगों सेव करना होता है ताकि वो अल्ट्रावायरस ना हो जाए। तो उसका ट्रू नेचर देखने की वजह से तो सेकंड स्टेटमेंट आपको पकड़ना था। जितने भी क्वेश्चन आए पॉलिटी के, स्टेटमेंट्स बहुत टफ भी आ जाती है, लेकिन आपको वो जो मेन उसका इंटेंट है आपको वो अगर पता है, जैसे अगर आपको ये 2 नंबर वाला पता था कि ये इसका तो मेन काम ही सेव करने का होता है, तो आप 2 को एलिमिनेट करते, 2 को एलिमिनेट करते, 2 का तो एलिमिनेशन से भी उत्तर पहुंच जाता। एग्जामिनर आपसे यही स्टेटमेंट जानना चाह रहा था, क्या आपको पिथ एंड सब्सटेंस का जो कोर है क्या वो पता है कि नहीं। सेकंड स्टेटमेंट पे आते हैं। इसमें ये कहा गया है कि इनको मैच करना है इनकी रेस्पेक्टिव आर्टिकल्स से। तो जैसे ये सही से मैच कर ही रखा है। जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट है वो 338 है, शेड्यूल्ड ट्राइब का 338A है, बैकवर्ड क्लास का B है और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज का 35B है। तो ये सीधा सीधा मैच कर रखा है। इसमें सबसे सेफ रहता है कि आपको जो पता है पहले उसको मैच कर लो और फिर देखो। मान लो जैसे मुझे पता रहता कि SC वाला जो कमीशन है वो 338 है, तो बी 2 का B होना चाहिए, तो B का 2 यहाँ पे है और बाकी जगह आप देखोगे तो कहाँ कहाँ B का 2 आ रहा है, हमें वो पकड़ना होगा और उसके बाद हमें आगे बढ़ना होगा। थर्ड पे आते हैं असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन। इसमें एक चीज ध्यान रखिए कि असर्शन और रीजन में जब तक आप डायरेक्ट रिलेशनशिप एस्टेब्लिश ना कर पाओ वो उसका रीजन नहीं हो सकता। जैसे मान लो कि ऐसा आता है कि ए ने कोई काम किया और बी ने कोई काम किया, अगर उनमें डायरेक्ट रिलेशन नहीं बन रहा है तो आप उसका कारण नहीं मान सकते, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो कह रहा है कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो अपने डिस्क्रिप्शन में विद होल्ड कर सकता है, जो पार्लियामेंट बिल पास करते हैं बिल्कुल कर सकता है, कभी कभार उसके पास होता है, लेकिन अगर उसको दोबारा से हायर मेजोरिटी से पास करके भेज दिया जाए तो वो फिर वो पास करना ही पड़ेगा। द प्रेसिडेंट डज नॉट हैव एनी सस्पेंसिव वीटो इन रिलेशन टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। तो CAB है वहां सस्पेंसिव उसके पास नहीं है। डेफिनेटली सस्पेंसिव में क्या होता है कि आप हायर मेजोरिटी से पास करके भेज देते हो तो वो पास करना पड़ता है, लेकिन CAB में तो ये है ही नहीं। तो ये दोनों सही है, लेकिन इनका आपस में डायरेक्टली रिलेशन नहीं बन रहा है, तो हम इसको नॉट करेक्ट एक्सप्रेशन में ले सकते हैं। दोनों ही सही है मगर ये इसका ट्रू एक्सप्लेनेशन नहीं दिखता है। पार्डनिंग पावर ऑफ गवर्नर के बारे में पूछा है, तो गवर्नर के बारे में पूछा है तो ये पूछा है कि नॉट करेक्ट। तो हमें पता रहता है कि प्रेसिडेंट की और गवर्नर की जो पार्डनिंग पावर है उसमें डिफरेंस होता है। गवर्नर जो होता है फांसी को माफ नहीं कर सकता। तो इसमें क्या लिख दिया कि
गलत पूछा आपसे, द गवर्नर पार्डनिंग पावर इज कंकरेंट विद द प्रेसिडेंट पार्डनिंग पावर इन मैटर ऑफ वेयर बोथ हैव जुरिडिक्शन। नहीं, कंकरेंट पावर नहीं होती है, तो तीसरा तो गलत हो जाएगा, तीसरा गलत होता ही हमारा 3 तो आना ही चाहिए। इसके बाद आप देखोगे कि गवर्नर पार्डन, रिप्राइव, रेस्पाइट, रेमिशन कर सकता है एनी ऑफेंस रिलेटिंग टू द लॉ मैटर व्हिच हैव एग्जीक्यूटिव स्टेट। हाँ बिल्कुल ठीक है, इसमें उन्होंने वो डेथ सेंटेंस वाला नहीं लिखा है। दूसरे में लिखा है गवर्नर कैन नॉट ग्रांट ए पार्डन इन केस ऑफ डेथ सेंटेंस। बिल्कुल सही बात है, डेथ सेंटेंस में वो माफ नहीं कर सकता। दूसरा भी सही है, तो इसने गलत पूछा था, तो आपका तीसरा ही सिर्फ गलत रहने वाला है यहां पर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इसमें बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आर नॉट पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर पार्ट नहीं है, तो क्या क्या पार्ट है वो आपके पास एक लिस्ट होती है। तो आप देखो कि पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू डेफिनेटली है, पार्लियामेंट्री सिस्टम गवर्नमेंट डेफिनेटली है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन डेफिनेटली है, द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, ये बेसिक स्ट्रक्चर में नहीं आता है। पार्लियामेंट के पास लिमिटेड पावर है, वो बेसिक स्ट्रक्चर पार्ट नहीं हो सकता। तो सिर्फ नोट पूछा था, तो उत्तर रहेगा 3। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें पूछा गया था पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट जो है वो 143 में होता है। 143 में वो एडवाइस ले सकता है सुप्रीम कोर्ट से जो प्रेसिडेंट है। तो पहला ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट बाउंड टू गिव ओपिनियन, नो ऐसी कोई बात नहीं है, नॉट बाउंड टू गिव, वो है ना मतलब ऐसे केस में जो मैटर रेफर किया गया है। द ओपिनियन गिवन बाय सुप्रीम कोर्ट इज बाइंडिंग, ना बाइंडिंग तो बिल्कुल भी नहीं है, तो दूसरा भी गलत हो जाएगा। यहां सिर्फ करेक्ट पूछा था, तो तीसरा हमारे पास है सुप्रीम कोर्ट मे रिफ्यूज टू गिव इट्स ओपिनियन ऑन मैटर इन्वॉल्विंग डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ एनी प्री कॉन्स्टिट्यूटरी एग्रीमेंट, कोविनेंट, एंगेजमेंट, सनाद एंड अदर सिमिलर इंस्ट्रूमेंट। तो यहां वो मना भी कर सकता है, तो ये तीसरा हमारा ठीक रहेगा। तो ये ऐसे क्वेश्चंस, ये सारे पीवाईक्यू से कवर होते हैं, ये सारे क्वेश्चन पहले आ चुके हैं। अगर आप यूपीएससी के पिछले 20-25 साल के क्वेश्चन भी कर लेते हो, तो यहां से कुछ बचता नहीं, यही स्टेटमेंट घुमा फिरा के बहुत सालों से पूछी जा रही है। विद रेफरेंस टू कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसके आधार पर 3 स्टेटमेंट है और आपसे करेक्ट पूछा गया। अगर एक नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है राज्यसभा में, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कॉन्स्टिट्यूशनली बाउंड टू रिजाइन एंड नो, ऐसा हो ही नहीं सकता, बिकॉज दे आर नॉट डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल टू राज्यसभा, वो लोकसभा को रेस्पॉन्सिबल हैं, तो राज्यसभा का तो यहाँ केस ही नहीं आएगा। तो तीसरा स्टेटमेंट एब्सोल्युटली गलत हो जाएगा और यहीं से हमारा उत्तर आ जाएगा 1 और 2। जब भी आप ऐसे क्वेश्चन करते हो, तो आप सबसे पहले वो स्टेटमेंट पकड़ो जो आप 100% श्योर हो। जैसे आप 100% श्योर हो कि गलत है, तो आपने इसको पकड़ा, हटाया और आप उत्तर तक पहुंच गए। अब आप इन स्टेटमेंट्स को एक बार जस्ट गो थ्रू जरूर कर लो। कई बार क्या होता है कि हम एक्साइटमेंट में जल्दी कर देते हैं, तो 10 से 20 सेकंड यहां लगाई जा सकती है इनको पढ़ने में कि यहां पर कुछ तो नहीं है, करेक्ट इनकरेक्ट तो नहीं है, तो इस हिसाब से आराम से इसको पढ़ना चाहिए था। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा स्टेटमेंट आता है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कहा गया पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के बारे में, तो राज्यसभा हैज इक्वल पावर्स विद द लोकसभा इन मैटर ऑफ मनी बिल। नो, डेफिनेटली मनी बिल के बारे में इक्वल पावर नहीं होती है, तो पहला स्टेटमेंट ही फॉल कर गया। ये देखो यहां इनकरेक्ट पूछा हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ज्वाइंट सिटिंग समन की जा सकती है सीएबी में, नो, सीएबी में ज्वाइंट सिटिंग हो ही नहीं सकती। राज्यसभा कैन इनिशिएट ए प्रपोजल फॉर द रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हाँ ये है, क्योंकि राज्यसभा का जो हेड होता है वो वाइस प्रेसिडेंट ही होता है, तो उसके खिलाफ राज्यसभा प्रपोजल ला सकती है। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट हो जाएगा, पहला दोनों गलत हो जाएंगे, तो यहां इनकरेक्ट ही पूछा था, तो हमारा 1 और 2 इसका उत्तर हो जाएगा। इन सब की एक्सप्लेनेशन भी दे रखी है, आप आराम से पढ़ना चाहो तो। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें पूछना चाह रहा है कि जो पार्डनिंग पावर है प्रेसिडेंट की आर्टिकल 72 के तहत, उसके बारे में 3 स्टेटमेंट बनाई गई हैं और आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा नॉट करेक्ट है। आप देख रहे हो कि सबसे पहले इसको सर्कल किया गया है, तो ये बताने के लिए है। पेपर क्वेश्चन बाद में पढ़ना, करेक्ट इनकरेक्ट पे आप सर्कल जरूर करना और फिर आपको आगे पढ़ना। तो प्रेसिडेंट कैन ग्रांट ए पार्डन इन केस इन्वॉल्विंग पनिशमेंट बाय ए कोर्ट मार्शल, ओके ठीक हो सकता है। द प्रेसिडेंट पावर टू पार्डन एक्सटेंड टू केसेस वेयर द सेंटेंस इज डेथ सेंटेंस, बिल्कुल कर सकता है, लेकिन वो खुद नहीं कर सकता, वो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस पे ही करता है। द प्रेसिडेंट कैन एक्सरसाइज द पार्डनिंग पावर इंडिपेंडेंट ऑफ द एडवाइस, नो, प्रेसिडेंट विदाउट कंसल्टिंग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक्ट नहीं कर सकता, इंडिपेंडेंटली नहीं कर सकता। तीसरा गलत हो जाएगा, ऊपर नॉट करेक्ट ही पूछा था, उत्तर हमारा ओनली 3rd हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है कि जो आपका मिनी कॉन्स्टिट्यूशन आया था जिसमें सेक्युलर सोशलिस्ट इंटीग्रिटी वर्ड जोड़े गए थे, ये कौन सा था? तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 42nd को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। इसके बहुत सारे प्रोविजंस को 44th में रिवर्स भी कर दिया गया था, ये इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के दौरान आया था इमरजेंसी के बाद, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हमारे जो अमेंडमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू,
तो ये कह रहा है कि आर्टिकल 13 में एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है, नहीं भाई बिल्कुल भी नहीं, एक्सप्लिसिटली बिल्कुल भी नहीं है। फिर कहा कि ये पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है, हाँ ये बात बिल्कुल ठीक है, और ये सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है, तो ये आप याद कर सकते हो। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन एक्सरसाइज जुडिशियल रिव्यू ओवर द इंटरनल प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट और द प्रिविलेज, नहीं प्रिविलेज के बारे में कुछ नहीं कर सकते, आर्टिकल आई थिंक 105 आता है प्रिविलेज के बारे में, वहां कोर्ट नहीं एक्सरसाइज कर सकता, तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, उत्तर बच जाएगा आपका ओनली 2। ठीक है भाई। इस क्वेश्चन नंबर 12 में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के बारे में, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में आपसे करेक्ट पूछा गया है, तो करेक्ट में आप देखोगे कि कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको एग्जॉस्टिवली डिफाइन किया है, नो मैक्सिमम चीजों को कॉन्स्टिट्यूशन ने डिफाइन नहीं किया है, क्योंकि वो जानते थे कि ये एक प्रकार का स्ट्रक्चर है, इसमें डेफिनेशन सरकार का काम है, समय के अनुसार हालात के अनुसार नीड के अनुसार इसको डिफाइन किया जाएगा। 1947 में अगर डिफाइन कर देते तो आज हम उसको कैसे चेंज करते, तो यहाँ डेफिनेशन तो ऑलमोस्ट किसी की भी डिफाइन नहीं करी गई है, तो आपको ये हटा देना था, 1 हटाते ही आपका उत्तर आ जाता है 2 और 3। ओके, आर्टिकल 352 आपके नेशनल इमरजेंसी, उसके बारे में इनकरेक्ट वर्ड पूछा गया है, तो आर्टिकल 352 में यहां पे लिखा गया है व्हाइल ए प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इज इन ऑपरेशन द प्रेसिडेंट कैन सस्पेंड द राइट टू मूव टू एनी कोर्ट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ ऑल फंडामेंटल गारंटीड बाय पार्ट 3। नो, ऑल्दो वो जो राइट है वो सस्पेंड कर दिए जाते हैं, बट कोर्ट में जाने का जो पावर है वो आपका सस्पेंड नहीं होता है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा सेकंड वाला। तो आर्टिकल 20-21 तो कभी भी सस्पेंड नहीं होते हैं, क्योंकि राइट टू मतलब पर्सनल लिबर्टी है, आपके राइट टू लाइफ तो कोई नहीं छीन सकता है, कुछ भी चल रहा हो। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें कहा गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट की 2025 जजमेंट है पावर ऑफ गवर्नर के बारे में, उसके बारे में कंसीडर करिए, और आपसे इनकरेक्ट पूछा गया, नॉट करेक्ट पूछा गया। तो कहा सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश्ड ए मैंडेटरी 3 मंथ टाइमलाइन फॉर द गवर्नर टू एक्ट ऑन ऑल बिल्स, सॉरी ऑन बिल्स पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर अंडर आर्टिकल 200। नो, ऐसा नहीं हुआ है, ऐसी मैंडेटरी टाइमलाइन सुप्रीम कोर्ट ने देने से मना भी कर दिया था। दूसरा कहा गया द कोर्ट क्लैरिफाइड दैट इट कैन इशू कमांड्स टू गवर्नर टू ग्रांट असेंट टू अ बिल। नो, सुप्रीम कोर्ट, फिर तो हमारा सुप्रीम कोर्ट इसमें जो हमारी जो सेपरेशन ऑफ पावर है वो उसमें दिक्कत आएगी, तो यहां पर भी सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन करने से मना कर दिया था। थर्ड कह रहा है सुप्रीम कोर्ट इज एन एडवाइजरी ओपिनियन हेल्ड दैट गवर्नर प्रेसिडेंट पोसेस डिस्क्रिशनरी पावर ओवर द बिल। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक बात है, उनके पास एडवाइजरी ओपिनियन होता है और वो एडवाइस कर सकते हैं, ना तो गवर्नर प्रेसिडेंट बाउंड है ना सुप्रीम कोर्ट बाउंड है, तो इसमें हमारा ओनली 2 इनकरेक्ट पूछा था, तो ये दोनों इनकरेक्ट हो जाएंगे, तो ओनली 2। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। डेफिनेटली राज्यसभा लोकसभा प्रेसिडेंट तीनों उसके पार्ट होते हैं, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नो बिल पास्ड बाय द हाउस ऑफ पार्लियामेंट कैन बिकम लॉ विदाउट द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। बिल्कुल, जब तक प्रेसिडेंट साइन नहीं करता जो बिल है वो एक्ट नहीं बनता है, और वो इसीलिए बिकॉज ही इज द पार्ट। तो ये इसका डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो ऑप्शन दोनों सही हैं, और आज इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी देखने को मिल रहा है। इसके बाद साइंस का क्वेश्चन आ जाता है, कोलॉइड्स के बारे में स्टेटमेंट दिया गया है कि कोलॉइड्स के बारे में सो आप कंसीडर करिए। तो यहां पे अगर आप देखते हो, ये कह रहा है कि कोलॉइड एक प्रकार का होमोजेनियस मिक्सचर है, स्टेटमेंट फॉल कर जाएगा यहीं पे। कोलॉइड एक प्रकार का हेटेरोजीनियस मिक्सचर होता है। फिर इसमें पूछा मिल्क इज एग्जांपल ऑफ एरोसोल टाइप ऑफ कोलॉइड। नो, ये भी एरोसोल टाइप ऑफ कोलॉइड नहीं होता। ये काफी स्पेसिफिक साइंस के क्वेश्चंस हैं, आपको बस वो कीवर्ड पकड़ना है जो मेन कंसेप्ट है। तो यहाँ इनकरेक्ट पूछा गया है, तो आपका 1 और 4 इनकरेक्ट हो जाएगा। ये बिल्कुल सही है, टिंडाल इफेक्ट और ये सब इलेक्ट्रोफोरेसिस, बट ये एरोसोल टाइप ऑफ कोलॉइड नहीं है और ये हेटेरोजीनियस में आता है, तो ये दोनों आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। तो जैसे आप देखो मिल्क इज अ इमल्सन विच इज अ लिक्विड कोलेजन, तो ये आप ध्यान रख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया कि इन ए वैक्यूम ऑल द ऑब्जेक्ट रिगार्डलेस ऑफ देयर मास फॉल विद द सेम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, और दूसरा कह रहा है द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रीली। तो मतलब जब वैक्यूम की बात हो रखी हो तब वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है, वो मास से फर्क नहीं पड़ता। तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है और ये इसका एक्सप्लेनेशन भी बिल्कुल सही है। ये बेसिक कंसेप्ट से आते हैं ऐसे क्वेश्चन। फिर आपको मैच द फॉलोइंग के लिए कहा गया कि इनको मैच द फॉलोइंग में कर दीजिए। ये बहुत बार रिपीट हो चुके हैं, जैसे जो सोडियम बाइकार्बोनेट है, बेकिंग सोडा है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, ये ब्लीचिंग पाउडर है, सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट ये है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इनको आपको अगर मान लो एक भी आता है सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा होता है, तो आप 1 का बी 2 में है, नीचे वाला 2 काट दो। ऐसे करके शुरुआत मैच द फॉलोइंग में ऐसे ही शुरुआत करनी होती है। आपको जो एग्जैक्टली पता है कि ये सही है, या उसका उल्टा भी
आपको एग्जैक्टली पता है कि ये सही नहीं है, आप उसको काटिए, उसको मिलाएं और आगे बढ़े, सारों को मैच करने में समय खराब ना करें। ओके, 2026 में क्वांटम सेंसर टेक्नोलॉजी यूजिंग डायमंड लैटिसाइस इज बीइंग एक्सप्लोर्ड फॉर हाई प्रिसीजन बायोलॉजिकल इमेजिंग। ठीक है, इस प्रकार जब तक कोई एक्सट्रीम स्टेटमेंट ना मेंशन हो, कोई वैल्यू मेंशन ना करी जाए, कोई टाइम बाउंड मैनर ना किया, जनरली ठीक ही चलता है। फिर बोला है कि डायमंड बेस्ड सेंसर आर इनहेरेंटली इम्यून टू डिकोहेरेंस कॉज्ड बाय द हॉट वेट एंड केमिकली कॉम्प्लेक्स। नो, इनहेरेंटली वो इम्यून नहीं होता है, तो हमारा ये असर्शन तो ठीक है, बट जो रीजन आर है वो इनकरेक्ट है। ठीक है, फिर आपसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। तो रेनबो के लिए सबसे मेन जो है वो तो आपका ये टीआईआर होता है, टोटल इंटेल रिफ्लेक्शन प्लस रिफ्रैक्शन और डिस्पर्सन भी उसका हिस्सा होते हैं, और जो वाटर ड्रॉपलेट होती है वो एक प्रिज्म में काम करती है जो उसको रेनबो को बनाती है। तो ये बहुत ही कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, आराम से, ये गलत नहीं होना चाहिए। फिर आपका आता है सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स के बारे में। तो यहाँ तीनों ही स्टेटमेंट ठीक मानी गई। तो ये यहाँ आपके लिए एक इंफॉर्मेशन है कि सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स होते क्या है। Supercritical fluids exist at a temperature and pressure above its critical point. It possesses physical properties of both a gas and liquid, such as density similar to a liquid and viscosity similar to a gas. Carbon dioxide is commonly used in its supercritical state for the decaffeination of the coffee. तो ये स्टेटमेंट ठीक है, और थोड़ा सा याद रख पाओ तो बेहतर रहेगा इस प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं, मैच द फॉलोइंग आगे फिर से। तो आप देखोगे इनका काम क्या क्या होता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, एटी प्रोडक्शन है ना, ये पावर हाउस भी होते हैं। तो ये डी का 3, तो डी का 3 2 में है, 2 काट सकते थे। गोल्गी अपरेटस, ये प्रोटीन पैकेजिंग एंड सिक्रेशन होता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये लिपिड सिंथेसिस होता है। और लाइजोसोम जो है इंट्रासेलुलर डाइजेशन होते हैं। तो इस प्रकार से इनकी डिटेल भी दे रखी है। ये काफी इजी क्वेश्चन है। जैसे लाइजोसोम के बारे में कई बार आता है कि किसको हम सुसाइड बैग बोलते हैं, तो लाइजोसोम्स होता है। इनको हम अच्छे से याद करें, अपना रिवाइज करें, यहां से बार बार क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है इन द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब होता है जब वो चीज को टूटती है, फ्यूजन में मतलब मिक्स होता है। द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट इज स्लाइटली लेस देन द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट। ओके, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिख रही है। द मास डिफेक्ट इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी अकॉर्डिंग टू द आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्विवेलेंट। तो E इक्वल टू mc स्क्वायर का जो फॉर्मूला था वो इसको सही से एक्सप्लेन भी करता है। तो इसका उत्तर ए रहेगा। दोनों स्टेटमेंट सही भी हैं और वो इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 24 आता है कि इनकरेक्ट पूछा गया था ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। तो इसने कहा कि कौन कौन से स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं। तो पहला कह रहा है जो पल्मोनरी आर्टरी है कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू द हार्ट। जैसे वो बॉडी टू हार्ट, हार्ट टू बॉडी का जो स्टेटमेंट आते हैं, तो पल्मोनरी आर्टरी उल्टा होता है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है लंग्स से हार्ट की तरफ। और जो सीनो आर्ट्रियल है ये नेचुरल पीसमेकर बोलते हैं। ठीक है, आर्टरीज थिकर वॉल्स होती है, स्मॉलर ल्यूमेन कंपेयर टू वेन्स। तो इसमें एक ही स्टेटमेंट आपकी फॉल करती है, ये 1 वाली। ये यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड आना चाहिए था, तो 1 स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगी, इसका उत्तर ओनली 1 हो जाएगा। बाकी नॉर्मल से स्टेटमेंट्स हैं। ह्यूमन हार्ट मायोजेनिक हार्ट होता है, मीनिंग बीट ओरिजिनेट विद इन द हार्ट मसल इटसेल्फ। Which element is extensively used in the fabrication of solar photovoltaic cells? तो जो आपके सोलर के फोटोवोल्टिक सेल्स हैं उसमें कौन सा एलिमेंट एक्सटेंसिवली यूज होता है, तो वो है आपका सिलिकॉन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये डायरेक्टली सिंगल लाइन क्वेश्चन जब आते हैं, ये फर्स्ट राउंड के क्वेश्चन होते हैं। अगर आपको आता है तो आप फट से टिक मार्क लगा सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 26 में आते हैं सुपर कंडक्टिविटी क्या होती है। इसका मतलब होता है कि जब आपका वो जो रेजिस्टेंस होता है वो नियरली जीरो हो जाता है, मतलब वर्चुअली जीरो हो जाता है। तो इसमें करेक्ट पूछा गया था। तो 3 स्टेटमेंट थी। पहला कह रहा था कि a material becomes a superconductor when its electric resistance drop exactly to zero below a critical temperature. Masonry effect refers to the expulsion of the magnetic flux from the interior of a superconductor as it transitions into superconducting state. ठीक है, all type 1 superconductors are high temperature superconductor. No, सारे type 1 superconductors high temperature superconductor नहीं होते हैं। जब भी ऐसी कोई चीज आती है ना, all, every, तब थोड़ा सा हमें सावधान होने की जरूरत होती है। क्या सारे ही हाई टेम्परेचर सुपरकंडक्टर होते हैं? नहीं, कुछ नहीं भी होते होंगे इस हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 27 में हमें मैच द फॉलोइंग में आता है कि जैसे कैल्शियम कार्बाइड है वो आर्टिफिशियल डिपनिंग ऑफ फ्रूट्स में यूज होता है। कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, ये क्वेश्चन आपने ऊपर भी देखा था, बेकिंग सोडा वाला, तो सी का 2। और द कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है, सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो ये उसको एक्सचेंज करके पूछ लिया गया है, तो आराम से किया जा सकता है। और कॉपर सल्फेट या पेंटाहाइड्रेट है, ये फंगिसाइड इन द एग्रीकल्चर, तो आराम से मैच द फॉलोइंग में किया जा सकता था।
ग्रीन लाइट के बारे में पूछा है, द ह्यूमन आई इज मोर सेंसिटिव टू ग्रीन लाइट देन टू ब्लू और रेड अंडर द ब्राइट लाइट कंडीशन, द फोटोपिक विजन, बिल्कुल सही बात है। द डेंसिटी ऑफ एम दैट इज मीडियम वेवलेंथ cones in the human retina is significantly higher than of that as short wavelength। ये इसका रीजन भी सही है और इसको वेल एक्सप्लेन भी कर रहा है कि ऐसा क्यों होता है। दोनों स्टेटमेंट सही लेनी पड़ेगी आपको। क्वेश्चन नंबर 29, इसमें आपसे इनकरेक्ट पूछा है। जो क्रिस्पर Cas9 है, ये यूपीएससी का पीवाईक्यू भी है और ये जीन एडिटिंग टूल होता है। तो इसमें पूछा गया इनकरेक्ट क्या है, तो इनकरेक्ट ये है कि इट इज एंटायरली एरर फ्री ना, कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि पॉसिबिलिटीज ऑफ एरर आर ऑलवेज देयर, एंटायरली नहीं कह सकते, तो थोड़ा बहुत यहाँ एरर फ्री का इश्यू हो सकता है, तो आप इसको उत्तर ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है जो लैग्रेंज पॉइंट है, ये क्या होते हैं, जब भी हम कोई मिशन भेजते हैं तो हमारा जो जो ऑब्जेक्ट है वो एक ऐसी जगह जाके प्लेस होता है जहां पर दो हैवी बॉडीज के जो मास और काउंटर हो जाए और वो स्टेबल हो जाए। तो हमें बस वो ऑप्शन ढूंढना था, टू प्लेस स्पेस क्राफ्ट इन स्टेबल ऑर्बिट वेयर द ग्रेविटेशन पुल ऑफ टू लार्ज मासेस कैंसिल ईच अदर, ताकि वो स्टेबिलिटी वहां बनी रहे स्पेस क्राफ्ट की। तो ये काफी इजी क्वेश्चन था, पहले भी आ चुका है, पीवाईक्यू है। क्वेश्चन नंबर 31 में आपसे कहना चाह रहा है कि मौर्यन एम्पायर के दौरान कंसिडर करिए, यहां करेक्ट पूछा था, तो आपसे पहले का समहर्ता जो है किंग्स के हाउस होल्ड को मेंटेन करता है, नो। समहर्ता का मतलब तो ये होता है जो टैक्स को मतलब एसेस करता था और कलेक्ट करता था, वो है तो समहर्ताज। सन्निधत्ता, सन्नी मन्नी, मन्नी मतलब टैक्स को जो रखने वाला होता था, तो वो जो ट्रेजरी ऑफिसर होता था, जो कस्टोडियन था, जो पैसे को रखता था, वो होता था सन्निधत्ता। प्रादेशिका, ये यूपीएससी पीवाईक्यू 2025 का भी आया था, जिसमें आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर पूछे गए थे, जिसमें ये आपके राजू का और ये प्रादेशिका, ये सारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में आते थे, तो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल का था। ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, पहला आपका गलत था। तो ये पूछा था हाउ मेनी आर करेक्ट, तो इसमें आपकी ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो आपको इजीली पता रहना चाहिए। फिर आपसे पूछा गया कि मैच द फॉलोइंग में विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच, तो कौन कौन से करेक्टली मैच है, तो ट्रू आर्च एंड डोम सेल्जुक इन्फ्लुएंस, ठीक है। रेड सैंडस्टोन लोधी, लोधी नो, रेड वाला खिलजी में यूज हुआ था, लोधी वाले में थोड़ा सा आई थिंक ग्रे यूज हुआ था। और जो बेटर वॉल्स हैं ये आपके तुगलक में होता था, ऐसे तिरछी दीवारें, तो तुगलक में काफी प्रोमिनेंटली दिखता है ये तिरछी दीवार वाला स्लोपिंग वॉल्स, ये भी पीवाईक्यू है, तो आपका 1 और 3 करेक्ट हो जाएगा। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पहाड़ी स्कूल पेंटिंग के बारे में पूछा गया है। तो एक स्टेटमेंट यहां से आराम से फॉल कर रहा है कि जो पहाड़ी स्कूल की पेंटिंग उनकी थीम जो प्रोफेट मोहम्मद और इस्लामिक हिस्ट्री, नो। हम अच्छे से जानते हैं पहाड़ी स्कूल की जो पेंटिंग्स हैं उनकी थीम बेसिकली जो गीत गोविंद है या और राधा कृष्ण की जो स्टोरीज हैं वहां से ली जाती है। तो 3 तो किसी भी हालत में नहीं हो सकता, 3 तो कट जाता है, 1 अपने आप करेक्ट रहता है। और 2 देखोगे तो गुलेर स्कूल इज कंसिडर्ड द अर्लीस्ट फेज ऑफ पहाड़ी, हाँ ये बिल्कुल ठीक है, गुलेर स्कूल को हम अर्लीस्ट फेज मान सकते हैं पहाड़ी स्कूल का, तो 1 और 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीएम के बारे में कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में इनकरेक्ट पूछा है। तो पूछा है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज फॉर्मली लॉन्च्ड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस नागपुर सेशन 1920। तो 1920 का जो नागपुर सेशन हुआ था, जो मतलब एंड में हुआ था आपका दिसंबर में, तो उसके बाद इसको फॉर्मली लॉन्च किया गया। आपको ये भी ध्यान रखना है 1920 में आपका एक स्पेशल सेशन भी होता है सितंबर में, जब तिलक जी की डेथ हो जाती है उसके बाद एक स्पेशल सेशन बुलाया जाता है दिल्ली में, जिसमें कि आपके ये लाला लाजपत राय को प्रेसिडेंट बनाया जाता है। तो बट फॉर्मली अगर वर्ड आ जाता है तो 1920 का दिसंबर वाला सेशन रहेगा। महात्मा गांधी ने यह कहा था कि 1 साल में मैं स्वराज दिला दूंगा, बिल्कुल ठीक बात है, गांधी जी ने ऐसा प्रॉमिस किया था। और मूवमेंट ने एम्फसाइज किया था कि फॉरेन क्लॉथ को सिंबल ऑफ मॉडर्निटी लें, बिल्कुल अपोजिट दिखता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है तो कि फॉर्मली उसने मतलब वो किया हो। तो इसमें इनकरेक्ट पूछा गया है ऊपर ना पेपर में, इनकरेक्ट पूछा गया, तो हमारे पास एक ही गलत हुआ कि फॉरेन क्लोथ्स को तो एज ए सिंबल ऑफ कोलोनिज्म पढ़ा जाता था और उसको जलाया जाता था, सिंबल ऑफ मॉडर्निटी बिल्कुल भी नहीं है, तो तीसरा ही उसका उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 में इन 4 बैटल्स को ट्रीटीज को अरेंज करने के लिए कहा गया। तो सबसे सिंपल है कि आप देखोगे बक्सर वाला 1764 में, इलाहाबाद की ट्रीटी बक्सर के बाद ही हुई थी, तो ये आपको 1765 में आ जाता है। वोंडिवोस फ्रेंच हरा दी थी 1760 में, और अलीनगर की जो ट्रीटी है वो फरवरी के आसपास होती है, ये प्लासी से पहले होती है, तो ये 1757 के, आप इनको आराम से अरेंज कर सकते हो, कोई बहुत ज्यादा दिक्कत आनी नहीं चाहिए। इनका एक स्पेशल टेबल भी आपको दिया गया था जब हमने मैराथन करी थी, तो सारी ट्रीटी, सारी बैटल, सारी ट्रीटी एक ही आपके पेज में आ गई थी। चोला के बारे में पूछा गया, जो उर है वो जनरल असेंबली है इनहेबिटेंट्स ऑफ विलेज, एंड सभा जो है वो एक्सक्लूसिव ब्राह्मण्स लैंड ओनर्स की है, बिल्कुल सही बात है, ये उर अपनी जनरल असेंबली होती थी। इसके बाद दूसरे पे आते हैं, द वरियम्स वर एग्जीक्यूटिव कमेटी रेस्पॉन्सिबल फॉर द वेरियस विलेज फंक्शंस एंड देयर मेंबर्स वर चूजन थ्रू ए सीक्रेट बैलेट, कूडो वाला, ये भी बिल्कुल ठीक बात है, सीक्रेट बैलेट के थ्रू ये चीज होती थी।
द ब्रह्मदेव लैंड्स वर टैक्स फ्री लैंड ग्रांट्स फॉर बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री। नो, ये ब्रह्मदेव जो है, ब्रह्मदेव नाम से पता लग रहा है ब्रह्मा को दिया हुआ जमीन, तो यहां पर बुद्धिस्ट नहीं आते थे। बुद्धिस्ट को लैंड ग्रांट दी जाती थी, लेकिन वो सतवाहनास देते हैं, ना कि इनके टाइम पर, ये चोलास के टाइम पर। तो हमारा करेक्ट पूछा था, तो पहले दूसरी करेक्ट है, तो ओनली 2 करेक्ट हो गई। क्वेश्चन 37 में आपको मैच द फॉलोइंग लिख दिया गया था। जो बावली वगैरह है चालुक्यास में खूब बनाई गई। गोपुरम, जो गेट होते थे बड़े बड़े, विजयनगर के टाइम बनाई गई। पेट्राडूरा, जो कि एक डिजाइन होता था फ्लावरिंग टाइप का, वो मुगल के टाइम पर। नगरा स्टाइल जो है नॉर्थ इंडियन टेम्पल्स है, तो आराम से इसी तरह मैच ही कर रखे, तो बहुत ज्यादा यहाँ पर कुछ कंसेप्ट बनेगा नहीं। यहाँ करेक्ट पूछा गया जो सती का जो रेगुलेशन बनाया गया था 1829 में, वो थ्रू आउट द ब्रिटिश इंडिया लागू होगा। नो, थ्रू आउट द ब्रिटिश इंडिया नहीं हुआ था, वो बंगाल के एरियाज में लागू हुआ था मेजरली। जो आईसीवी है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, उन्होंने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया था हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट 1856, बिल्कुल किया था। और ये डलहौजी ने इनका साथ दिया था, और जब कैनिंग आए थे तब उन्होंने इसको पास कर दिया था। तो इन्होंने अपने खुद के बेटे की शादी एक विडो से करवाई थी, तो बहुत इंपॉर्टेंट था। और इनका एक न्यूज़पेपर भी होता था ईश्वर चंद्र विद्यासागर का, ये सोम प्रकाश करके, जिसमें ये लिखते थे। तो ये बिल्कुल सही है। नेटिव मैरिज एक्ट 1872 प्रोहिबिटेड अ चाइल्ड मैरिज ऑफ ऑल कम्युनिटीज बाय फिक्सिंग ए मिनिमम। नो, सारी कम्युनिटीज के नहीं था। हाँ, ये जरूर था कि एक मिनिमम एज फिक्स कर दी, लेकिन सब कम्युनिटीज के लिए नहीं था। तो तीसरा पे गलत हो जाएगा, पहला पे गलत हो जाएगा। तो इसमें करेक्ट पूछा था आपसे, तो ओनली 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। फिर आपकी ट्रीटीज को अरेंज करने के लिए कहा गया, जैसे ट्रीटी ऑफ बसेन आप देखो कि 1802 की है। ये सेकंड एंग्लो मराठा वॉर से पहले हुई थी, जब होलकर प्रिंस को मार देते हैं ये बाजीराव टू। सूरत में ये रघुनाथ राव ने साइन करी थी। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर का कारण ही ये माना जाता है 785 में, बिकॉज ये जो बाजीराव सॉरी रघुनाथ राव थे, ये पेशवा बनना चाहते थे किसी भी सूरत में, तो इन्होंने साइन किया था बॉम्बे के साथ। और उसको कैंसिल करने के लिए कलकत्ता ने एक ओल्ड ट्रीटी साइन की, ट्रीटी ऑफ पुरंदर, जो कि उधर से अप टाउन करके आए थे, उन्होंने कैंसिल किया, पुरंदर साइन किया। और लास्ट में साल बाई साइन हुई फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर के बाद 1782 में, कि भाई हमें 20 साल का पीस दिया जाए। तो ये उस हिसाब से इनको अरेंज करना भी कोई बड़ा इशू नहीं रहना चाहिए। ठीक है, अगला आता है द मुद्राक्षका बाय विशाखदत्त प्रोवाइड्स डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट द सोशो इकोनॉमिक कंडीशन। मुद्राक्षका विशाखदत्त ने लिखी है, नो डाउट, और ये मौर्यन टाइम्स की ही है, बट इसमें सोशो इकोनॉमिक कंडीशन को डिटेल में नहीं दिया गया। इसमें पॉलिटिकल कंडीशंस को बताया गया है, कैसे उन्होंने टॉपल डाउन किया गया था, नंदा को हटा के मौर्यन बैठे थे। तो ये सोशो इकोनॉमिक नहीं है। द पेरिप्लस ऑफ इथेरियन सी इज एंशिएंट रिटन बाय एनोनिमस ग्रीक ऑथर डिस्क्राइबिंग द रोमन ट्रेड इन चाइना। बिल्कुल सही बात है। ये इथेरियन सी जो है, ये रेड सी को बोला गया था, और ये इसमें ट्रेड वेड की बात करी गई थी बहुत डिटेल में रोमन के साथ। सेकंड भी सही है। जो फाहियान है, उन्होंने चंद्रगुप्त वन के टाइम पर विजिट किया था, ये गलत हो जाएगा। जो फाहियान है, ये सेकंड वाले जो चंद्रगुप्त है, मतलब उनके टाइम विजिट करते हैं, और उनके टाइम ये बताते हैं अच्छे कार्य में। तो चंद्रगुप्त वन तो अलग अलग सिनेरियो जाता है। चंद्रगुप्त वन के बाद तो समुद्रगुप्त भी आएंगे, और उसके बाद चंद्रगुप्त सेकंड आएंगे, तो ये उनके टाइम पर ये आएंगे, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है। और इनके बाद एक और भी आएंगे, हुआन सांग, वो हर्ष के टाइम पे आएंगे। तो करेक्ट पूछा था, तो आपका ये करेक्ट है, और सिर्फ यही करेक्ट रहेगा, बाकी दिन तो गलत ही हो गए, तो हमारा ऑप्शन ओनली 2 रह जाएगा। 41 में कहा गया है कि गुप्ता के टाइम पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है वहां पर, द करानिका वाज द ऑफिसर स्पेशली रिस्पांसिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द लैंड रिकॉर्ड्स। यस, जो करानिका है वो लैंड रिकॉर्ड को मेंटेन करता था, बिल्कुल सही बात है। शूद्राज की जो सिचुएशन थी थोड़ी इंप्रूव हो गई थी, बिकॉज उनको थोड़ा सा पुरानाज को सुनने का परमिशन दे दिया गया था। तो गुप्ता टाइम में हम गोल्डन पीरियड मानते हैं, तो काफी सारी चीजें वहां इंप्रूव हुई थी, तो दूसरा भी स्टेटमेंट सही माना जाएगा। जो विषय है, ये लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट था, डायरेक्टली गवर्न बाय द उपारिका। नो, वेरी वेरी रॉन्ग। ये तो आपका एकदम PYQ में आ रखा है। जैसे ये जो विषय होता था, ये आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल का कुछ होता था, जो सबसे बड़ा लेवल होता था वो नहीं होता था। तो ये तो आपका डायरेक्टली गलत हो जाएगा। तो ये हमने किया था, इसको हमने कुछ एक ट्रिक भी बना के याद किया, जब हम मैराथन कर रहे थे, तो आपको याद हो, तो बड़ा विषय ऐसा विठी विषय है ना, भुक्ति सबसे बड़ा होता था, जिसको हेड करता था उपारिका। तो सबसे बड़ा तो विषय तो नहीं हो सकता, भुक्ति था, तो ये गलत हो जाएगा। तो करेक्ट पूछा है, तो सिर्फ ओनली 2 स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 42 में आपसे मैच करने के लिए कहा गया कि गोपुरम, राय गोपुरम, कल्याण मंडपम, अमान श्राइन। तो कल्याण मंडपम तो पहले भी आ चुका है पेपर में। ये असेंबली हॉल हुआ करता था, और ये विजयनगर के टाइम पे ही हुआ करता था, सेरेमोनियल पर्पज के लिए।
गोपुरम क्या थे, बड़े बड़े गेट होते थे। राय गोपुरम जो था ये बाद में बनाया गया था, इनके जाने के बाद, जो विजय के जाने के बाद। और अमान श्राइन्स क्या है, ये जो डेडिकेटेड द कॉन्सर्ट ऑफ द मेन डीटी, ये मेन डीटी का जो कॉन्सर्ट होता था उसके लिए बनाया जाता था। तो आराम से इसमें आप मैच कर सकते थे। थोड़ा सा क्वेश्चन टफ रहेगा बट इतना टफ भी नहीं कि हो ना पाए। क्वेश्चन नंबर 43, इसमें इनकरेक्ट पूछा है कि, तो ये कहा गया यंग बंगाल मूवमेंट जो है हेनरी विवियन डेरोजियो ने बनाया था और उन्हें कंजर्वेटिव को सपोर्ट किया। नो, जो हेनरी डेरोजियंस है ये तो बिल्कुल ही रेडिकलिस्ट थे, इनको कॉलेज से निकाल दिया गया था, तो कंजर्वेटिव तो बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने कैंपेन किया था विडोरी मैरिज के लिए, बिल्कुल किया था, और उन्होंने अपना इंटरप्रिटेशन भी लिया था वैदिक टेक्स्ट का कि भाई वैदिक में आपके विडोरी मैरिज का प्रावधान था, डेफिनेटली था, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आर्य समाज फाउंडेड बाय दयानंद सरस्वती एम्फसाइज द इनफेरिटी ऑफ द वेदास, रिजेक्टेड द पोस्ट वैदिक डेवलपमेंट। इन्होंने यही कहा था कि गो बैक टू वेदास। तो ये अर्ली वैदिक टाइम को मानते थे जब वेद लिखे गए थे। लेटर वैदिक में या उसके बाद मान लो पुराण और ये लब लिखे गए तो उन एडिशंस को ये नहीं मानते थे। तो इनकरेक्ट पूछा है तो सिर्फ ओनली वन इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 44 में आपको बुर्जोहाम, मेहरगढ़, इनाम गांव, चिरण करके ये साइड मैच करनी थी, तो ये सारी सही से मैच कर रखी हैं। ये जैसे बिहार में हो गई, ये महाराष्ट्र में हो गई, मेहरगढ़ आपके पाकिस्तान से बाहर होगी। मेहरगढ़ के बारे में फैक्ट आता है, इट इज द ओनली मतलब साइट है जहां नियोलिथिक फेज साढ़े मतलब 7000 बीसी के आसपास आ जाता है। बाकी भारत में जो नियोलिथिक फेज है वो 2500 बीसी के आसपास आता है। दिस इज द ओनली साइट इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट व्हिच हैज नियोलिथिक फेज इन द 7000 बीसी। और बुर्जोहाम गुफकराल ये जम्मू कश्मीर में है। बुर्जोहाम में आपके पिट ड्वेलिंग भी होती थी और कुत्तों को उनके मास्टर के साथ दबा दिया जाता था। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही रहेगी। तो इसमें सारी स्टेटमेंट सही मैच कर रखी हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में कहा गया है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बारे में, मतलब जैसा खुद का पुत्र नहीं होता था, अपना नेचुरल जो हेयर था, तो उसकी जमीन हड़प लेते थे, डलहौजी की पॉलिसी थी। तो इसके बारे में कहा कौन सी करेक्ट है। इट अलाउड द ब्रिटिश टू अनेक्स ओनली दो स्टेट दैट वर क्रिएटेड और ओड देयर एग्जिस्टेंस टू द ब्रिटिश। हाँ, जो ब्रिटिश पर निर्भर थे उनके ऊपर लागू होती थी, बिल्कुल सही बात है, सबके ऊपर तो लागू नहीं रहती होगी। It applied to all the Indian princely states including those under paramountcy but not likely dependent on the, नहीं, सबके ऊपर ये लागू नहीं होता था। स्टेट अनेक्स्ड अंडर द पॉलिसी आर सतारा, संबलपुर, झांसी, बिल्कुल सही बात है। इसकी हमने ट्रिक भी बनाई थी, सूजना करके ट्रिक बनाई थी। तो सबसे पहला सतारा आता है, झांसी भी आता है, संबलपुर भी आता है। वेरी वेरी, संबलपुर तो बहुत बाद में सुरेंद्र साई यहां से रिवोल्ट भी करेंगे। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में आता है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में आप देखोगे कि इंक्रीज इन द एफडीआई इज रिकॉर्डेड इन द करंट अकाउंट। तो भाई एफडीआई जब आएगी तो वो करंट अकाउंट में नहीं आएगी, वो कैपिटल अकाउंट में आएगी। तो ये गलत हो जाएगा, पहला गलत होती है, आपका उत्तर आ जाएगा। दूसरा तीसरा सही है। 47 में आपको स्कीम दी गई। तो जैसे ये पीएम स्वनिधि है, ये जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको पैसे दिए जाते हैं, 10,000 रुपए की, मतलब उनको लोन दिया जाता है। तो पहले का आपका बी करते ही दो स्टेटमेंट बच जाती हैं। और इसके बाद आप देखोगे पीएम गति शक्ति, ये इंफ्रास्ट्रक्चर की है। ई श्रम पोर्टल, श्रम का मतलब श्रमिक, मतलब लेबर, तो ये अनऑर्गेनाइज वर्कर्स के लिए डेटाबेस है। ई लगा दिया मतलब कुछ ना कुछ डेटाबेस, कुछ वेबसाइट टाइप का होगा। तो ये इस प्रकार से मैच होगा। स्वनिधि वाला जो माइक्रो क्रेडिट है स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, जो क्रेडिट गारंटी फंड है एमएसई के लिए, ये क्रेडिट कार्ड दिया गया था, मतलब क्रेडिट गारंटी दी जाती है एमएसएमई को, और ये तो डायरेक्टली मैच कर ही रखे हैं। फिर आपको दिया गया एफआरबीएम, फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। तो इसमें आपके ये पूछा गया कितनी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। ये आपको मैंडेट करता है जो फिस्कल डेफिसिट है 3% से नीचे रहना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। एस्केप क्लॉज का मतलब एस्केप क्या होता है, मतलब बचना। तो कभी कभार आप फिस्कल डेफिसिट की जो लिमिट है उसको ब्रीच कर सकते हो, लेकिन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में, जब वॉर हो, नेशनल क्लैमिटी आ जाए, सीवियर इकोनॉमिक शॉक, तब आप ब्रीच कर सकते हो। और ये एक्ट बोलता है कि आपको ना पार्लियामेंट के सामने 3 पॉलिसी स्टेटमेंट्स बजट के साथ रखनी होंगी। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ये यूपीएससी का ही पीवाईक्यू है 4-5 साल पहले का। तीनों सही हैं इसमें। मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में पूछा गया। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एक स्टेटरी बॉडी है आरबीआई एक्ट के तहत, बिल्कुल सही बात है। इनके मेंबर वगैरह भी पूछे गए थे कि कितने मेंबर होते हैं, 3+3, और इनका हेड कौन होता है। तो ये अच्छे से कर लेना। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये है कि मॉनेटरी पॉलिसी का कि वो प्राइस स्टेबिलिटी रखे, बिल्कुल सही बात है, ये उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। और अगर टाई हो जाता है, जैसे 3 इस तरफ है 3 इस तरफ, 6 मेंबर हैं, अगर 3 और 3 में टाई हो जाता है तो वहां पर सेकंड वोट मिलेगा
किसको? जो गवर्नर है, गवर्नर मतलब उसका हेड होता है एमपीसी का, तो उसको एक कास्टिंग वोट मिल जाएगा, एक वो सेकंड टाइम भी वोट कर सकता है इन केस ऑफ टाई। कोर इन्फ्लेशन और हेडलाइन इन्फ्लेशन के बारे में पूछा गया, तो ये कहा गया कि जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है वो कैलकुलेट करी जाती है सीपीआई पे, विच इंक्लूड्स ऑल द आइटम इन द कमोडिटी बास्केट इंक्लूडिंग वोलेटाइल कंपोनेंट फूड एंड फ्यूल। बिल्कुल हेडलाइन में बिल्कुल सही बात होती है, फ्यूल और ये इंक्लूड होते हैं। कोर इन्फ्लेशन में आपको फूड एंड फ्यूल ये हटा दिए जाते हैं, बिकॉज ये काफी फ्लक्चुएट करते रहते हैं वर्ल्ड में ना प्राइस, जैसे अभी आप देखोगे इनके प्राइस काफी फ्लक्चुएट कर रहे हैं फूड एंड फ्यूल के, तो इनको हम हटा देंगे। हेडलाइन इन्फ्लेशन इज जनरली कंसिडर मोर स्टेबल। नहीं, स्टेबल क्या होगा कि जब आपके पास एक ऐसी चीज रहे जिसमें फ्लक्चुएशन नहीं हो रहा, तो वो स्टेबल रहेगी। तो तीसरा गलत हो जाएगा, पहला दूसरा आपका बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 51 में कह रहा है पीएलआई, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, तो इसमें कहा गया है कि ये डिजाइन करी गई है इंसेंटिव देने के लिए सेल्स ऑफ प्रोडक्ट्स पे इन द डोमेस्टिक यूनिट्स ओनली। नो, सिर्फ डोमेस्टिक नहीं है, जो फॉरेन एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनके लिए भी दिया गया था, तो पहला गलत हो जाएगा। पहला गलत होते ही आपको ये पूछा गया था हाउ मेनी आर करेक्ट। अच्छा, तो इसमें हमें तीनों ही पता होने चाहिए। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें ग्लोबल इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना है ग्लोबल सप्लाई चेन हब में, बिल्कुल सही बात है। और 2025 तक हमने पीएलई जो स्कीम है 14 सेक्टर में आ चुकी है और 2 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर चुकी है, तो बिल्कुल सही बात है। तो ओनली टू करेक्ट, यही गलत रहेगा डोमेस्टिक ओनली। जहां भी ओनली आ जाए उसको बहुत ध्यान से पढ़ना है। हमेशा ओनली गलत भी नहीं होता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम ओनली गलत निकल के आता है, तो आपको पता रहना चाहिए वो कब नहीं है। क्वेश्चन नंबर 52 में आपको मैच द फॉलोइंग दिया गया, करंट अकाउंट डेफिशिएट, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स और कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी। इसमें ये बोला गया कि कौन कौन से सही मैच कर दिए हैं। तो वो करंट अकाउंट डेफिशिएट में जो गैप है, इसमें कहा गया है कि द गैप बिटवीन द फॉरेन एक्सचेंज इनफ्लो एंड द आउटफ्लो इन द कैपिटल अकाउंट। नहीं, कैपिटल अकाउंट नहीं होता, नाम ही करंट अकाउंट डेफिशिएट, कैपिटल गलत हो जाएगा। फॉरेन रिजर्व एक्सचेंज जो है ये बिल्कुल सही बात है, इसमें हमारे फॉरेन करेंसी भी आती है, एसडीआर भी आते हैं आईएमएफ वाले, और ये गोल्ड वगैरह सब कुछ आता है। और जो कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी है ये फुल फ्रीडम देता है कन्वर्ट करने की, लेकिन कैपिटल में हम करंट अकाउंट में फुल नहीं दे सकते, तो ये आपके दो ही करेक्ट रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 53 में कहा गया प्रधानमंत्री जनधन योजना। अब जनधन में ये था कि भाई एटलीस्ट घर में एक का तो बैंक अकाउंट होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, यही पर्पज था। और इसमें ये भी कहा गया कि आपको इंश्योरेंस कवर देंगे 2 लाख का और लाइफ कवर देंगे 30,000 का, ऑल द अकाउंट होल्डर्स। तो ये जो बात है 2014-15 में जब लॉन्च हुआ तब तो ये बिल्कुल सही था, लेकिन अब ये 30,000 सबको नहीं दिया जाता है, इसलिए गलत हो जाएगा। और अभी मार्च 2025 तक 55 करोड़ बैंक अकाउंट हमने ओपन कर दिए स्कीम के तहत, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर मतलब क्या है कि मैंने 100 रुपए बैंक से उधार लिए, फिर मैंने उसको आगे घुमाया, उसको प्रोडक्शन किया, बैंक में डाले, तो जो 100 रुपए थे करते करते वो ऐसे 500 रुपए में कन्वर्ट हो जाता है, घूमता रहता है पैसा, दैट इज मनी मल्टीप्लायर। तो इसमें आपसे पूछा गया कि असर्शन कि इट इज द रेशियो ऑफ CRR टू SLR। नो, ऐसे तो कुछ बात ही नहीं है। इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द टोटल मनी सप्लाइड इन द इकोनॉमी वर्सेस द स्टॉक ऑफ हाई पावर्ड। कितना पैसा सर्कुलेट कर रहा है और कितना पैसा रिजर्व मनी में है, जो M0 होता है, तो ये उसी का रेशियो होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितना मल्टीप्लायर होगा इकोनॉमी उतना ज्यादा बूस्ट करेगी। स्टैगफ्लेशन मतलब स्टैग्नेशन भी है और इन्फ्लेशन भी है, मतलब इन्फ्लेशन भी हाई है और अनएम्प्लॉयमेंट भी हाई है, ये बहुत रेयर कंडीशन होती है। तो इट इज द कंडीशन ऑफ स्टैग्नेशन इकोनॉमिक ग्रोथ कंबाइंड विद द हाई, बिल्कुल सही बात है, स्टैग्नेशन भी है और हाई इन्फ्लेशन चल रही है, तो इसमें हाई अनएम्प्लॉयमेंट भी होगा, राइजिंग प्राइस भी होंगे, बिल्कुल सही है। इट इज इजिली क्योर्ड। नो, इजिली क्योर नहीं हो सकती, बिकॉज ये एक ऐसी कंडीशन बन गई है कि इन्फ्लेशन भी बढ़ रही है और अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है, तो ये बहुत रेयर कंडीशन होती है, इसको आराम से डील नहीं किया जा सकता, तो आपका थर्ड वाला गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 पे आते हैं, एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन EPM, ये यूनियन बजट में इंट्रोड्यूस किया गया। तो उन्होंने ये कहा कि इसका जो एम है वो ये है कि हम शिफ्ट करेंगे फ्रेगमेंटेड एक्सपोर्ट सपोर्ट स्कीम टू सिंगल आउटकम बेस्ड डिस्ट्रीब्यूटिव फ्रेमवर्क। बिल्कुल सही बात है, एक्सपोर्ट का प्रमोशन करना है, एक्सक्लूसिवली लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग को देंगे। नो, इसका पर्पज ही यही था कि जो स्मॉल स्केल है, मीडियम स्केल है, उनको भी हम आगे बढ़ाएं। कोई भी स्कीम गवर्नमेंट की MSMEs को पीछे नहीं हटने दे रही, आपको ध्यान रखना पड़ेगा फिलहाल प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में। द टोटल बजटरी आउटले फॉर द APM इतना वो है, वो ठीक है ईयर मार्क्ड है, तो मतलब इसमें ऐसा कुछ वैल्यू भी मेंशन नहीं है, तो ये स्टेटमेंट सही है। ये सेकंड वाला गलत था, तो हम सेकंड को हटा के ही उत्तर ला सकते थे, यहां से सेकंड हटाते ही उत्तर आ जाता है, ठीक है। 57 में आपसे बोला गया है जो प्रधानमंत्री
धन धान्य कृषि योजना है, इसका जो स्टेटमेंट है, ऑब्जेक्टिव ये था कि भाई एग्रीकल्चर ग्रोथ लेके आए, बिल्कुल सही बात है। कवर करेंगे हम 200 डिस्ट्रिक्ट को, इसमें 100 डिस्ट्रिक्ट की वैल्यू है। अब ये करंट में था तो ये पता रहना चाहिए कि कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, 100 हैं, 200, 500 हैं, तो यहाँ पे 100 आते हैं, बाकी स्टेटमेंट इसकी ठीक थी। करंट में आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। एमएसएमई सेक्टर में रिफॉर्म के बारे में कहा गया, द डेफिनेशन ऑफ माइक्रो एंटरप्राइज हैज बीन रिवाइज्ड टू इन्वेस्टमेंट लिमिट अप टू 2.5 करोड़ एंड टर्न ओवर अप टू 10 करोड़। एक टेबल आता है माइक्रो मीडियम और उसका, तो कितना इन्वेस्टमेंट है, कितना उसमें अमाउंट है, टर्न ओवर है, वो टेबल आपको याद होना चाहिए। तो ये आपका पहला बिल्कुल सही है 58 का। दूसरे में कहा गया है कि इसमें जो क्रेडिट गारंटी था माइक्रो एंड स्मॉल के लिए वो घटा दिया गया, रहता इसको बढ़ा दिया गया। अगर मैं कह रहा हूँ एमएसएमई को कहीं भी सरकार पीछे नहीं रहने देना चाहती, बिकॉज हमारे 60% तो यही एक्सपोर्ट कर रहे हैं एमएसएमईज वगैरह, तो इसका तो रेदर बढ़ाया गया था। द फंड्स ऑफ फंड स्कीम फॉर स्टार्टअप हैज बीन अलोकेटेड टू ए न्यू कॉर्पस ऑफ 10,000 करोड़। हाँ बिल्कुल सही बात है, तो दूसरा हटाते ही उत्तर आ जाता है इसका भी। फिर आपका लेबर कोड जो बनाया गया 2025-26 में, इसमें ये कहा गया सरकार ने 29 जो प्रीवियस लेबर लॉज थे उनको 4 में कर दिया, बिल्कुल सही बात है। और ये कहा कि जो गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैं इनको हमने डिफाइन नहीं किया, नहीं ये भी डिफाइन कर दिया गया, इनको भी हम सारे बेनिफिट देना चाहते हैं। जो प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैं इनको भी रजिस्टर करके हम और पीएमजे स्कीम वगैरह का फायदा देंगे। तो इसमें रेदर इनको सपोर्ट किया गया था गिग वर्कर्स को। आई थिंक पहली सरकार जो थी इनको लाने वाली गिग वर्कर्स को, राजस्थान का नाम आया, 2020 की बात है ये। तो दूसरा गलत हो जाएगा, पहला तीसरा ठीक हो जाएगा। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पे। इसने कहा कि यूनियन बजट के बारे में 3 स्टेटमेंट कंसिडर करिए। भारत विस्तार जो है एक एआई बेस्ड प्लेटफॉर्म है एग्रीकल्चर रिसोर्स के लिए। रिजर्वोयर डेवलपमेंट स्कीम, ये इंटीग्रेट डेवलपमेंट करेगा 500 रिजर्वोयर्स अमृत सरोवर्स का। कोस्टल कार्गो प्रमोशन स्कीम, ये इंसेंटिव है, जो कार्गो है उसको हम कोस्टल शिफ्टिंग इनलैंड में भी शिफ्ट करें। तो तीनों स्टेटमेंट सही है, ये ध्यान रखना। यूनियन बजट में तो जो भी चीज इंट्रोड्यूस हुई है वो सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है, आइदर वो हरियाणा की हो या वो इंडिया की हो, दोनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी। क्वेश्चन नंबर 61 में आपको करंट दिए गए, उनको वार्म और कोल्ड बताया गया। लेब्राडोर, भाई लेब्राडोर कुत्ता है, ठंडा कुत्ता है, तो कोल्ड रह जाएगा। कुरुशियो ओरेशियो में से एक वाम एक को दोनों वाम दे दिए तो ऑटोमेटिकली एक तो गलत हो ही गया। तो कुरुक्षेत्र में गर्मा गर्मी हो रखी है, वो वार्म है, ओरेशियो ठंडा है। ये आराम से मैच करने वाले क्वेश्चन, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इनर कोर है, सॉलिड में है, बिल्कुल है। क्यों है? बिकॉज वो एक्सट्रीमली मतलब वो उसका प्रेशर बहुत ज्यादा है, इस वजह से वो मेल्ट नहीं हो पाता। आउटर कोर लिक्विड में है, तो ये इसका स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, रीजन भी सही है, और ये एक्सप्लेनेशन में सही कर रहा है। इसमें आपको ट्राइब दी गई, उनको मैच करने को कहा गया। आप देखो मसाई ट्राइब सेंट्रल एशिया, मसाई ट्राइब तो आपकी जो ब्लड पीती है काऊ का, और ये तंजानिया के आसपास होते हैं। एक फेमस टिकटॉकर भी है इसमें, पोल किल पोल करके नाम है। तो मसाई तो बहुत फेमस है, कालाहारी बुशमैन बहुत फेमस है। तो मसाई वाला गलत था, 2 हटाते ही उत्तर आ रहा है, तो ये ध्यान रखना, मसाई काफी फेमस ट्राइब है। जेट स्ट्रीम के बारे में कहा गया कि भाई ये स्ट्रॉन्ग विंड के बैंड्स हैं, अपर एटमॉस्फेयर बिल्कुल ठीक है, वेस्ट वेस्ट बहते हैं बिल्कुल ठीक है। दे आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द एयर मास, नो इन्फ्लुएंस होते हैं, रेदर उनके डिफरेंस की वजह से ये क्रिएट होते हैं। जबकि हेडली फेरल पोलर सेल है, उसके बीच में जो प्रेशर डिफरेंस है, एयर टेम्परेचर डिफरेंस है, वही तो इनको जनरेट करता है। तो इसने बोला नॉट इन्फ्लुएंस्ड, तो इन्फ्लुएंस तो बहुत छोटी बात है, तो मैक्सिमम टाइम इन्फ्लुएंस में आपको ले लेना चाहिए। 65 पे आते हैं। नर्मदा गोदावरी के बीच में कौन सी पहाड़ी है? तो वो सतपुड़ा है, सिंपल सी बात है। ट्रेंच की बात करी गई तो ये सारी ही करेक्टली मैच्ड हैं। पेरूचिले वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट ट्रेंच है, नाजका प्लेट और साउथ अमेरिकन प्लेट की, अलूशियन ऊपर नॉर्थ अमेरिका की तरफ है। मरियाना डीपेस्ट ट्रेंच है, ये पैसिफिक और फिलीपींस। जावा कह लो या ये सुंडा ट्रेंच कह लो, ये इंडियन ओशन की सबसे डीपेस्ट ट्रेंच है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चारों एक करेक्टली मैच कर रखी हैं। फिर आपका डेमोग्राफी ट्रांजिशन थ्योरी आई थी, इसमें ये कहा गया था कि भाई स्टार्टिंग में हाई बर्थ रेट हाई डेथ रेट होता है, धीरे धीरे बर्थ रेट उतना ही रहता है, डेथ रेट कम हो जाता है, और थर्ड स्टेज में बर्थ और डेथ दोनों ही कम हो जाते हैं। तो इसमें यह बोला गया कि थर्ड स्टेज में बोथ बर्थ एंड डेथ रेट रिमेंस हाई, नो हाई नहीं रहते हैं। अगर हाई रहेंगे तो कैसे बात बनेगी? लास्ट में जो बर्थ और डेथ है वो दोनों डाउन आ जाते हैं। तो इसमें आपको सेकंड हटाना था बस, बाकी सही है। इसमें कहा गया है कि जो वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया है वो ज्यादा रेनफॉल लेता है साउथ वेस्ट मानसून से कंपेयर टू ईस्टर्न कोस्ट, बिल्कुल लेता है, क्योंकि वहां आपके वेस्टर्न घाट भी खड़े हैं, तो विंड वर्ड साइड ज्यादा बारिश हो जाती है। और कारण भी यही दे रखा है, द वेस्टर्न घाट एक्ट एज ए बैरियर टू द मॉइस्चर लेडन विंड ऑफ अरेबियन सी ब्रांच। तो अरेबियन सी की ब्रांच से जो पानी आता है वो वेस्टर्न घाट जो है उसका वेस्टर्न साइड वहीं बारिश करवा लेता है, दैट इज ओरोग्राफिक रेनफॉल। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है।
डोगर बैंक बोला गया है, नॉर्थ सी में आता है। आपको दो ही बैंक याद करने को बताया जाता है, एक डोगर बैंक और एक आपका ग्रैंड बैंक्स, जो उधर बनते हैं न्यू फाउंडलैंड आइलैंड के पास। ऊपर से लेब्राडोर आता है, नीचे से गल्फ स्ट्रीम आती है। और ये आपका डोगर बैंक नॉर्थ सी में बनता है, यहाँ भी अच्छी खासी फिशिंग होती है यूके डेनमार्क के पास। तो नॉर्थ सी की जो बाउंड करने वाली कंट्री है उनके बारे में बार बार पूछा जाता है। ठीक है भाई। फिर आपका आता है इनको वेस्ट टू ईस्ट अरेंज करना था, तो भाई बाबल मंडे रेड सी वाला हो गया, स्टेट ऑफ मलक्का ये इंडोनेशिया वाला हो गया, हॉर्मुज आपका न्यूज में भी है पर्शियन गल्फ वाला, और जिब्राल्टर आपका बहुत उधर है, मतलब ये मेडिटेरियन सी को एक्सेस देता है आपका अटलांटिक ओशन से। तो इनको आराम से रख के पुट कर सकते थे। नेशनल रेड लिस्ट रोड मैप 2025-30 का है, तो रिसेंटली न्यूज में था। तो रेड लिस्ट आपकी पता है आपको एंडेड स्पीसीज के लिए आती है आईयूसीएन की, तो ये उसके लिए ही होगा जो स्पीसीज को इवेल्युएट करेंगे, जो उसमें इंडिजिनियस नॉलेज भी रहेगी कंजर्वेशन के बारे में। तो कंजर्वेशन की बात करेंगे इसमें स्पीसीज की। क्वेश्चन नंबर 72 में कहा गया कि द पैटर्न ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट इन गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा इज प्रिडोमिनेटली ऑफ वेट पॉइंट सेटलमेंट टाइप। बिल्कुल सही बात है। द रीजन इज करेक्टाइज्ड बाय द हाई एनुअल प्रेसिपिटेशन, सीजनल फ्लडिंग एंड मार्शी लोलैंड्स। हाँ, इसका एक्सप्रेशन भी सही है और ये दोनों वेल एक्सप्लेन्ड फैक्ट है। क्वेश्चन नंबर 73 में कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क था, तो इसमें तीनों स्टेटमेंट सही है, इसको आराम से पढ़ लेना, ये रिसेंट में ही आया है। तो 2030 तक हम हाफ करना चाहते हैं जो फूड वेस्टेज है वो, और $500 बिलियन पर ईयर हम देना चाहते हैं सब्सिडीज के रूप में, मतलब हार्मफुल सब्सिडीज को हटाने के लिए। ठीक है। इसके बाद ये नेशनल पार्क दिए गए थे, तो जैसे ये नामदफा है तो ये अरुणाचल प्रदेश में हो गया, हेमिस सबसे बड़ा भी है लद्दाख में, इराविकुलम ये हैबिटेट नीलगिरी तार के लिए, कैबुल लामजाओ ओनली फ्लोटिंग है, ये आपका लोकटक लेक के अंदर आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ फुमडीज है जो फ्लोटिंग नेशनल पार्क का नाम आप पढ़ रहे हैं ना, वही वाला है ये। तो काफी इजी क्वेश्चन है, आपको बस वो चीज याद करनी है जो आपको एग्जैक्टली पूछा गया है। शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पोल्यूटेंट्स, तो ये क्या होते हैं कि शॉर्ट लिव्ड का मतलब कुछ कम समय तक रखे होंगे, तो ये रिलेटिवली शॉर्टर लाइफ स्पैन के होते हैं एटमॉस्फेयर में, जो कुछ दिन या कुछ सालों तक रह सकते हैं। ब्लैक कार्बन, मीथेन, ट्रोपोस्फेरिक ओजोन, ये उनके एग्जाम्पल हैं, बिल्कुल ठीक बात है। अनलाइक कार्बन डाइऑक्साइड, ये कंट्रीब्यूट करते हैं ग्लोबल वार्मिंग में, बट डू नॉट हैव एनी इंपैक्ट ऑन द पब्लिक हेल्थ। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट कर रहे हो और कोई इंपैक्ट ही ना हो। ठीक है, तो ये थर्ड स्टेटमेंट फॉल कर जाएगा। थर्ड हटाते ही हमारे पास ये दो ऑप्शन बचेंगे, पहला अपने आप करेक्ट हो गया, दूसरा ये हाँ इनके एग्जाम्पल यही माने जाते हैं। फिर आता है ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी जीईएफ, तो ये वर्ल्ड बैंक ही संभालता है इसको, तो इसने लिख दिया कि नॉट लिंक टू वर्ल्ड बैंक, तो स्टेटमेंट यहाँ फॉल कर जाएगी। तो वर्ल्ड बैंक ही इसका जो करता धरता है उसको हम, या यूं कह लो कि ट्रस्टी है इसका। तो ये स्टेटमेंट, एक ही स्टेटमेंट आपसे पूछना चाह रहा था, वो आपकी गलत हो गई सेकंड वाली। नगोया प्रोटोकॉल में क्या था कि जब जेनेटिक कोई आपने रिसर्च करी है उससे कुछ बेनिफिट हो रहा है तो उसको हम शेयर करेंगे, तो ये उसके बारे में पूछा गया था। सीबीडी के अंडर आता है, ठीक है। फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट अराइजिंग फ्रॉम द यूटिलाइजेशन ऑफ द जेनेटिक रिसोर्सेज, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट, और ये जेनेटिक रिसोर्स से जुड़ा हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो नगोया हो गया, कार्टेजिना हो गया, आपका रोटरडैम हो गया, आपका मिनामाटा हो गया, ये 7-8 कन्वेंशन है, वियना और ये सब पेरिस क्लाइमेट, ये नहीं भूलने चाहिए आपको। फिर आपको कहा गया कि इंडिया एडवांसमेंट इन द स्पेस एंड कंप्यूटर 2025, तो इंडिया का जो एडवांसमेंट है स्पेस और कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी में, उसके बारे में स्टेटमेंट कंसीडर करनी थी। जो स्पेडेक्स करके है, ये इंडिया का ऑटोनोमस इन स्पेस डॉकिंग है, बिल्कुल सही बात है, काफी न्यूज में है। अभी गुजरात पीसीएस 2025 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। ध्रुव 64 इंडिया फर्स्ट फुल्ली इंडिजीनियस 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर है, जो डेवलप्ड यूजिंग द RISC-V ओपन रिसोर्स, ये बिल्कुल सही बात है। तो तीनों स्टेटमेंट सही है। कावेरी करके, ये जो नाम होते हैं ना कावेरी और ऐसे ऐसे नाम, सूर्य, आदित्य, ये नाम अक्सर पूछे जाते हैं। मिसाइल के नाम नाग मिसाइल और ये सब सारे अच्छे से याद होना चाहिए। करंट अफेयर में आपका डिफेंस और स्पेस, ये दोनों को आप नहीं छोड़ सकते। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 79, यहां 3 नाम दिए गए और ऊपर कहा गया कि रिगार्डिंग द रिसेंट मेजर लेजिस्लेटिव एंड इकोनॉमिक पॉलिसी शिफ्ट इन इंडिया इन 2025-26, न्यू इनकम टैक्स आया था तो उसने सिंप्लीफाई कर दिया रूल्स को, डेफिनेटली सिंप्लीफाई के लिए ही लाया गया था। शांति मिशन जो है वो डेवलप करेगा स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स को, बिल्कुल ठीक बात है। और जो आपका ये जी राम जी है, जो पहले आपका मनरेगा हुआ करता था, अब 125 दिन का रूरल एरियाज में आपको एम्प्लॉयमेंट गारंटी देगा, बिल्कुल सही बात है। जी राम जिसका नाम कर दिया है, तो ये भी सही बात है। हरियाणा ने भी कर दिया चेंज, तो ये पेपर में आ सकता है। फिर बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिसडिक्शन, BBNJ, तो इसके बारे में पूछा गया था कि कौन सा सही है, इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो इट प्रोवाइड्स ए लीगल
framework for protecting marine biodiversity in high seas which cover nearly 2/3 of the world ocean। तो ये स्टेटमेंट इसको मैच करती है। बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शंस, बियॉन्ड नेशनल मतलब हाई सीज में ये जाएगा। इंडिया का जो फॉरेन पॉलिसी है उसके हिसाब से पूछा गया कि कौन सा सही है। तो इंडिया एंड द यूरोपियन यूनियन हैव कंक्लूडेड ए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट प्रोवाइडिंग मार्केट एक्सेस फॉर 99% ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट बाय द ट्रेड वॉल्यूम वैल्यू। तो आपने देखा था कि अभी रिसेंट में मोदी जी यूरोप में गए तो ऐसे हाथ उठा के यूरोप और इंडिया की दोस्ती को काफी हाईलाइट किया गया था। तो ये क्वेश्चन बन सकता है इस बार। डोलोमिड, इंडिकस, भारत जैन, क्यूपीआई, एआई, इंडस, तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है। काफी टेक्निकल टर्म है भाई, इसको अच्छे से पढ़ लेना। इस प्रकार के टेक्निकल टर्म्स आपको साइंस में पढ़ाई गई होंगी सर के द्वारा, आई एम श्योर। तो थोड़ा सा इसको देख लेना कि क्या चीज है, ये अच्छे से तीनों ही सही है। 2025-26 के हिसाब से ही आपको और 3 स्टेटमेंट दी गई इनकम टैक्स के बारे में। तो इसमें ये कहा गया कि द एक्ट एम्स टू इंक्रीज लिटिगेशन। अब लिटिगेशन क्यों बढ़वाएगा, है ना। कोई भी एक्ट पास किया जाता है तो वो चीजों को सिंप्लीफाई करने के लिए पास किया जाता है, ना कि चीजों को टफ बनाने के लिए। तो सेकंड स्टेटमेंट ही फॉल कर जाएगी, यहां से फॉल करती है। पहले तीसरी ठीक हो जाएगी। पहला कह रहा है कि ये अप्रैल 2026 से लागू हो जाएगा, और तीसरा कह रहा है कि स्ट्रीमलाइन कर देगा। हाँ, जब भी कोई एक्ट बनाया जाएगा तो कोशिश यही रहती है कि भाई स्ट्रीमलाइन करें, सिंप्लीफाई करें, लिटिगेशन कम हो। तो इस हिसाब से वो बाद में नहीं हो पाता तो एक अलग चैलेंज होता है। फिर कहा गया कि इंडिया का जो नेशनल इनकम है उसकी डेफिनेशन मांगी गई रिगार्डिंग जीवीए एट बेसिक प्राइस। तो ये जीवीए, जीडीपी, जीवीए, ये सिंपल आपकी जो डेफिनेशन पार्ट है इकोनॉमी का, ये वहां से टेस्ट किया गया था। जीवीए एट बेसिक प्राइस इज जीवीए एट फैक्टर कॉस्ट प्लस प्रोडक्शन टैक्सेस माइनस प्रोडक्शन सब्सिडीज। ठीक है भाई। आगे आता है विकसित भारत, ये जी राम जी वाला। तो ये मनरेगा को रिप्लेस करने के लिए लाया गया। 125 दिन का ये इंप्लीमेंट देगा, पहले 100 दिन का होता था। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। फिर आपको कहा गया कि ये कुछ मीटिंग हुई थी अर्ली 2026 में ही, भारत बोधन एआई कनक्लेव, विंग्स इंडिया 2026, सी बॉक्स कॉन्फ्रेंस। तो ये सी बॉक्स जो है ये वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का, ना कि एक्स मिनिस्टर। यही गलत है बस, बाकी तो दोनों ठीक है। ये सिविल एविएशन का है, विंग्स मतलब उड़ने वाली कोई चीज होगी, सी मतलब या वुमेन होगी तो वुमेन चाइल्ड है। ये बस गैस कर सकते हो, सी से, विंग से। भारत बोध, बोध कराना है मतलब कुछ एजुकेशन का कुछ हो सकता है। ये आप ही कॉमन सेंस से भी किया जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 में कहा गया कि जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स निकालता है ये बताता है कि हमारे किस देश, किस कंट्री का पासपोर्ट कितना स्ट्रॉन्ग है। कुछ साल पहले हमने देखा था कि जापान नंबर 1 पे था, कि मैक्सिमम कुछ 170 प्लस कंट्रीज में जापान का जो पासपोर्ट रखता है वो फ्री में जा सकता है, वीजा फ्री। तो काफी स्ट्रॉन्ग है। हमारा कुछ 75 के आसपास आता है। तो इन्होंने ये कहा कि इंडिया के जो रैंक है 2026 में वो इंप्रूवमेंट हुई है। यस, पहले से हम काफी बेहतर होते जा रहे हैं हर साल। बहुत रेयरली हमारी रैंक गिरेगी किसी भी चीज में, हम हर चीज में बेहतर होते जा रहे हैं। इंडेक्स यूएन पब्लिश करता है, नो, इसको पब्लिश करने वाले एक फर्म है हेनले एंड पार्टनर्स, वो करते हैं। और इसने कहा कि द रैंकिंग आर बेस्ड ऑन द डेटा प्रोवाइडेड बाय द इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ITA। ये बिल्कुल ठीक बात है, वही देते हैं। इंडिया की पिछले साल 85 थी, अब हम 75 पे आ चुके हैं। बहुत बढ़िया। ये हड़प्पा की कुछ साइट्स है, कुनाल, बनावल, राखीगढ़ी, इनके बारे में आप देखोगे तो सारी चीज आपको आराम से मिल जाएंगी। तो इसका उत्तर ए ही रहेगा। कुनाल में गोल्ड, कुनाल आपकी फतेहाबाद में आती है। कुनाल से आपको 2 सिल्वर क्राउन मिले थे एक जार के अंदर। बनावली में हमने देखा था कि बीस्ट, बारले, ट्रिपल बी ट्रिक थी हमारी। राखीगढ़ी में हम एंशियंट DNA यहाँ से हमने कंपेयर भी किया। राखीगढ़ी सबसे बड़ी साइट है हड़प्पा की। और मीताथल जो आपकी भिवानी में आती है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, यहाँ से हमको गोल्ड के भी कुछ एविडेंस मिले थे। और कॉपर का हार्पून, एक्सटेंसिव ट्रेड, हाँ से सील वगैरह मिल चुकी हैं। डॉक्टर सूरज भान ने खुदाई करी थी। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है हरियाणा जीके में। विद रेफरेंस टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हरियाणा लोकायुक्त एक्ट 2002, इसमें ये बोला गया कि क्या क्या इसका है। तो इसमें एक स्टेटमेंट आप पढ़ोगे, द एक्ट डज नॉट प्रोवाइड फॉर द इंक्लूजन ऑफ द चीफ मिनिस्टर विद इन द एम्बिट। नो, इसमें वो आते हैं तो ये स्टेटमेंट गलत आ जाएगा। तीसरा फॉल करते ही उत्तर आ जाता है। इनका टर्म ऑफ ऑफिस 5 साल है और लोकायुक्त का अपॉइंट गवर्नर ही करेगा, कंसल्ट करके CGI ऑफ हरियाणा से, CGH ऑफ हरियाणा से, और प्लस लीडर ऑफ अपोजिशन भी काउंट किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 आपसे पूछता है कि कौन सा नोट करेक्ट है। तो शिवालिक हिल जो हरियाणा में वो रिप्रेजेंट करती है यंगेस्ट माउंटेन चेन को, हाईएस्ट रेनफॉल। हाँ, हाईएस्ट रेनफॉल आपके नॉर्थ में आती है। डिस्ट्रिक्ट अगर देखें तो अंबाला हो जाता है। जगह आपको पूछे तो आपका जो चिरापुंजी ऑफ हरियाणा कहा जाता है वो, उसको हम छछरौली कहते हैं, वो ले लिया था। तो बारिश ज्यादा ऊपर ही होती है। ठीक है, इसके ऊपर आते हैं हम
तो घग्गर रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द शिवालिक रेंज एंड पेरेनियल, ये पेरेनियल नहीं है पहली बात तो, ठीक है। और एंटायर स्टेट में बिल्कुल भी नहीं बहती है, जब बारिश आती है तब ये अच्छे से बहती है, बाद में सूख जाती है। एंटायर स्टेट तो बिल्कुल नहीं है, ये नॉर्थ से निकल जाती है, साउथ में नहीं बहती है। द सदर्न पार्ट ऑफ हरियाणा एक्सपीरियंस है सेमी एरिड क्लाइमेट, बिल्कुल डेफिनेटली सेमी एरिड तो वहां से है ही। और तो इसमें क्या पूछा था, इनकरेक्ट पूछा था, इनकरेक्ट पूछा है, तो पहला करेक्ट हो गया, तीसरा करेक्ट हो गया, दूसरा इनकरेक्ट है, तो उत्तर हमारा ओनली 2 हो जाएगा। 91 में खोरिया, गुग्गा, बीण, बांसुरी, धमाल ये पूछे हुए हैं, तो इसमें से पूछा था करेक्टली मैच कौन से हैं। खोरिया क्या है कि परफॉर्म ड्यूरिंग वेडिंग बाई वुमेन इन द एब्सेंस ऑफ मैन, ठीक है। शादी जब बारात चली जाती है तो उनके पीछे से ये डांस किया जाता है, और उनका जो मेल होते हैं, तो फीमेल होती है वही करती है मेल का रूप धारण करके। गुगा जो है आपके गोगा जी महाराज स्नेक बाइट्स को तो सांपों के देवता ही माने जाते हैं, बिकॉज गुरु गोरखनाथ के शिष्य माने जाते हैं। तो गोगा का तो बहुत इंपॉर्टेंट, हरियाणा में काफी स्टेट्स में है, तो स्नेक्स का हो गया। बीन बांसुरी कह रहे हैं कि इंस्ट्रूमेंटल फोक म्यूजिक प्लेड ड्यूरिंग हार्वेस्ट। बीन बांसुरी हार्वेस्ट के दौरान बजाने वाला इंस्ट्रूमेंट नहीं, इट इज नॉट वेरी कॉमन, ये स्नेक चार्मर वगैरह बजाते हैं ज्यादातर। धमाल हमारा महाभारत के टाइम से डांस है, तो ये बिल्कुल ठीक रहेगा, तो हमारा उत्तर हो जाएगा इसमें ए, बी और डी, ए, बी और डी। 1857 रिवोल्ट में आप देखोगे तो इनको मैच करने के लिए कहा गया। राव तुलाराम हीरों के शेर, रेवाड़ी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नसीपुर में इनकी भिड़त हुई थी। नाहर सिंह बल्लभगढ़ के राजा हैं, बल्लभगढ़ के शेर हैं, तो नाहर सिंह वहीं से थे। अब्दुल रहमान झज्जर वे जहाज डुल गया था, अब्दुल डुल गया आजाद। अहमद मैड फरूख नगर, तो फरूख शियार ने मैड हो गया था 1717 में, उसने गोल्डन फरमान दे दिया था। तो ये हमने ट्रिक से रट रखे हैं आराम से, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फिर फिजिकल ज्योग्राफी एंड सोइल टाइप ऑफ हरियाणा, जो नार्दक रीजन है हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट फॉर दैट्स वाइल्ड लाइफ, प्रीडोमिनेंट लोकेटेड विद इन द एलुवियल प्लेन्स ऑफ कुरुक्षेत्र एंड करनाल डिस्ट्रिक्ट। यस, डाकर सोइल जो है ये फेरोजिनियस है, क्लेई है, और ये प्राइमरी आपको लो लाइंग एरिया जगाधरी और नारायणगढ़ में मिलेगी, ये भी बिल्कुल ठीक बात है, डाकर वाली सोइल। तीसरा कहा गया था सोलर सोइल नोन फॉर बिकमिंग एक्सेसिवली हार्ड ड्यूरिंग द ड्राई सीजन, तो ये भी ठीक है। वैसे सोइल के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन हमें दिखते नहीं हरियाणा की ज्योग्राफी में भी, पीवाईक्यू में भी, तो यहाँ इतना टेंशन लेने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 94, टोपरा कला, भिराना, अग्रवाह, इनके बारे में पूछा गया। टोपरा कला जैसे यहाँ पर एक बहुत बड़ा फेमस अशोकन पिलर हुआ करता था। भिराना ओल्डेस्ट साइट है, 7500 BC। अग्रवाह धाम जो महाराजा अग्रसेन थे उनका डायनेस्टी मानी जाती है यहाँ। और महम जो है, महम में आपकी बावली है, साझा की बावली बोल दो, या उसको हम ज्ञानी चौर की बावली बोल देते कई जगह पर। और इसको बनाने वाला सिद्धू काला करके था, उसने बनाया था ये साझा के लिए। वन ऑफ द मोस्ट वेल प्रिजर्व बावली इसको बोला जाता है। भाई की बावली जो है वो आपकी कैथल में है, उससे कंफ्यूज नहीं करना है। 95, अंडर द पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966 द न्यूली फॉर्म्ड स्टेट ऑफ हरियाणा इनिशिएटिव, जब हरियाणा बना था तब इसमें 7 डिस्ट्रिक्ट थे, बिल्कुल 7 डिस्ट्रिक्ट थे हमारा, और हमने वो 7 याद भी कर रखे। घर J&K में है, गुरुग्राम, जे से आपका जींद, सॉरी घर गुरुग्राम, हिसार, अंबाला, रोहतक, जींद, कैथल, और आपका एच से आपका बच गया एक हिसार, ठीक है, हिसार हो गया, ठीक है। महेंद्रगढ़ भी पहले से ही है, ठीक है। 7 याद होनी चाहिए। अभी हमारे पास 23 है, नया जो बना है वो आपका हांसी बना है। जेसीसा कमीशन ने बाउंड्रीज बनाई थी, बिल्कुल ठीक बात, जेसीबी ने बाउंड्री खोदी थी। और चरखी दादरी वाज काउड आउट एज सेक्ट 27 डिस्ट्रिक्ट। यस, 1 दिसंबर 2016 को बनाया गया था दादरी 22वां, अब 23वां आपका हांसी बन गया है। अगर यहां लिख देते द लेटेस्ट डिस्ट्रिक्ट तो ये गलत हो जाता, लेटेस्ट आपका हांसी है। 96 में कह रहा है कि कौन कौन से डिवीजन सही से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे करनाल डिवीजन है, करनाल, पानीपत, कैथल, ये 3 ही आते हैं, तो आराम से केपी के आराम से आप याद कर सकते हो। 6 हमारे डिवीजन है, उनके अंदर 23 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, तो आपको किस डिवीजन में कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं याद होना चाहिए। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, ये पीवाईक्यू में भी आते रहते हैं। कल्चर, हेरिटेज और फोकलोर के बारे में, जो गुगा डांस जो है, ये जो गुगा पीर है जो कि हार्वेस्टिंग सीजन से जुड़े हुए हैं, तो इनको जो मानने वाले हैं वो गुगा डांस करते हैं। खोरिया डांस क्या है कि एक्सक्लूसिव वुमेन किया जाता है, जब वेडिंग सेरेमनी में जब बारात चली जाती है तो पीछे से ये किया जाता है खोरिया डांस। इसको हम कंफ्यूज नहीं करेंगे, ऐसा ही डांस और भी होता है, किसी वृद्ध आदमी के मर जाने के ऊपर होता है खेड़ा,
वो अलग होता है। बाग एम्ब्रॉयडरी आल्दो पॉपुलर इन द पंजाब हैज ए डिस्टिंक्ट रीजनल वेरिएशन इन हरियाणा नोन एज फुलकरी बाग। नो, ऐसा कुछ डिस्टिंक्ट वाला हमें अलग यहाँ से दिखता नहीं है, और जो यूनिकली क्लासिफाइड जो है वो ऐसा कुछ फुलकारी बाग वगैरह नहीं बनाया गया अलग से। हरियाणा जो बजट आया है 2026-27 का, उसमें फिस्कल स्टेट के फिस्कल इंडिकेटर के बारे में तो यहाँ करेक्ट पूछा गया, तो ये कहा गया कि जो हमारा फिस्कल डेफिसिट है 2026-27 के लिए, वो टारगेट रखा गया है 2.65 ऑफ ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जो हमारा बजट आउटले है वो 223,658.17, ये वैल्यू याद होनी चाहिए। हेल्थ, मेडिकल, एजुकेशन, फैमिली वेलफेयर कंपेयर टू प्रीवियस ईयर, इसमें डिक्लाइन है। डिक्लाइन तो किसी में भी नहीं है ना, कई कई में तो 70% तक भी जा रखा है, किसी में एक दो में है, वो अलग से मेंशन हमने किए थे बजट में, लेकिन नॉर्मली नहीं है। और ये तो बहुत मेजर है, हमारे हेल्थ वेल को तो बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है। तो तीसरा गलत हो जाएगा, 1 and 2 ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99, इसमें कह रहे हैं हरियाणा गुड गवर्नेंस अवार्ड स्टेट लेवल फ्लैगशिप। तो गुड गवर्नेंस में आप देखोगे कि 25 दिसंबर को मनाते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन होता है। तो यहां कहा गया है कि कौन कौन से करेक्ट हैं। फ्यूचर ऑफ डीड रजिस्ट्रेशन रेवेन्यू डिपार्टमेंट फ्लैगशिप, दीनदयाल लाडो लक्ष्मी फ्लैगशिप, हर घर छत स्टेट लेवल अवार्ड, और ई कुबेर स्टेट लेवल, ये दोनों गलत हो जाएंगे हमारे, ये दोनों ठीक है, इनको नहीं मिला है। काफी स्टेट एनवायरमेंट प्लान 2025-26 जो है गवर्नमेंट लॉन्च किया, इसके बारे में कहा गया है कि इट इंक्लूड द रिलीज ऑफ द नॉन सीओ पाथवे रिपोर्ट। हरियाणा इज क्लेम टू द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू अंडरटेक सच कॉम्प्रिहेंसिव एनवायरमेंट इनिशिएटिव। यस, द प्लान इज सोनली द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट। नो, सोनली नहीं है इसमें स्टेट, क्योंकि सेंटर का लेवल का इंटरवेंशन हो बगैर इतनी बड़ी स्कीम चलाना मुश्किल हो जाएगा, तो तीसरा हमारा गलत हो जाएगा। तो दीज वर द 100 क्वेश्चंस। तो आपने 100 क्वेश्चंस देखे और आपने चीज समझी होगी। आपसे सिर्फ वो कोर फैक्ट ही जानना चाह रहा है, आइदर वो ज्योग्राफी हो, आइदर वो पॉलिटी हो, आपको बस कोर कंसेप्ट पता होना चाहिए। बहुत ज्यादा दूर का अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आप छोड़ भी सकते हो, तो जो कोई भी नहीं कर पाएगा उसको अगर आप भी नहीं कर पाते हो तो देयर इज नो हार्म। लेकिन अगर मान लो सिंपल क्वेश्चन आया, जैसे ये हिस्ट्री में सिंपल सिंपल क्वेश्चन आ रखे थे आपका, सन्निधत्ता, समहरता, ज्योग्राफी में करंट आ रखे थे, या साइंस में आपके ये बेकिंग सोडा वगैरह आ रखे हैं, ऐसे पॉलिटी में आपके प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट ये आ रखे, ऐसे क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होना चाहिए। तो दिस वाज ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। जय हिंद।